हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी होने वाला है। इसको एक और नाम से जानते हैं वैसे, अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऐसे भी जानते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए यहाँ पे दूसरा, क्योंकि आप अगर दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं या आप एग्जाम में भी अपने देखेंगे तो एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका नाम जो है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है। ठीक है, कि ओनर्स कितना है या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, कुछ भी आप जानो, क्योंकि ये स्टेटमेंट बताती है कि ओनर इक्विटी कितनी चेंज हो गई पिछले साल से इस करंट साल के मुकाबले में। मतलब अगर आप अपने इस साल की इक्विटी देखेंगे, बैलेंस शीट में इक्विटी खोल के देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल से, तो आपको डिफरेंस लगेगा। अब वो डिफरेंस क्यों हुआ, डिफरेंस तो है अब, लेकिन वो क्यों हुआ, हमने इश्यू करे कुछ शेयर्स इशू, या हमने रीपरचेज कर लिए, हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस। अब तो मैंने आपको ओसीआई भी पढ़ा दी है, ओसीआई की वजह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके इक्विटी चेंज हो गए। तो आपका मतलब मालिक मालिक का बैलेंस है ना, वो मालिकों का, कि भाई साहब इतनी इक्विटी थी, अभी मालिकों का इतना पैसा धंधे में डाला हुआ है, अब इतना हो गया। ये मतलब ये क्यों हुआ, ये डिफरेंस आया कैसे, बड़ा या घटा, क्यों हुआ, हमें इसका रीजन ढूंढना है, किसकी वजह से हुआ। तो बस इसके लिए ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको पता है, क्योंकि मालिकों का पैसा है ना। पहले मालिकों का पैसा पिछले साल $1 लाख था, अब $2 लाख हो गया। ये $1 लाख बढ़ा कैसे, इसका रीजन फाइंड करने के लिए, मतलब ये चेंज कैसे हुआ। अब वो कम भी हो सकता है, सोचो पिछले साल 2 लाख थी, इस साल 1 लाख हो गई, वाइस वर्सा कर दिया। तो ये 1 लाख इस साल क्यों घट गया, सीधी सीधे मतलब एक वर्ड बोल देता, चेंज। चेंज का रीजन ढूंढने के लिए हम ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, अंडर यूएस कैप बनती है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 के अंदर पूछी जाती है ये। ठीक है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है पूछने की। ठीक है, एज कंपेयर टू अभी जो मैंने पिछले वाला टॉपिक बताया, ओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम है टेस्ट होने की, क्योंकि सीएमए को खुद पता है, आपको इतना तो पढ़ाया गया नहीं है एसओसीआई के अंदर, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा फिर भी डिटेल में पढ़ाया। हाँ, लेकिन इससे बहुत ज्यादा वो पूछ लेता है, एसओई। ठीक है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में भी एसओई भी बोल देते हैं। ठीक है, ये इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी टेस्ट होने की बहुत ही ज्यादा है ना, बहुत बातें ये पूछा जाता है। ओके, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो मैंने एक ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं वो एक अलग वो है। देखिए, अंडर यूएस गैप में अगर बात करूं, यूएस गैप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है। आईएफआरएस अगर आप जाएंगे वहां पे होता है, इंडियन के हिसाब से देखें, अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, वहां पे भी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जिसको हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बोलते हैं, वो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना शुरू के लेक्चर्स में, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था बैलेंस शीट होता है, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, अपनी ये स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी हो जाती है, लास्ट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये होता है। लेकिन एक छठी भी होती है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन यूएस गैप अलग से इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहता है नहीं भाई, इसको अलग से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं, ये तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि ये नोट्स है ना। मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, अब आप जो उस चीज के अंदर आपने लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, आप इसकी प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो आप उसको नोट्स में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बताएंगे कि भाई साहब मैंने इस चीज को ऐसे रिकॉग्नाइज कर, इस पर्टिकुलर रेवेन्यू को मैंने ऐसे रिकॉग्नाइज करे, तो उसका पर्टिकुलर आप एक एएससी लिख देंगे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ताकि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो समझ जाए, अच्छा इसने ये जो रेवेन्यू है उसको ऐसे रिकॉग्नाइज करा, अच्छा ये जो इसने इन्वेंटरी दिखा रखी है, इस इन्वेंटरी वैल्यूएशन को फॉलो करके इसने दिखा रखा है, अच्छा ये जो इसने इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है इसने ऐसे दिखा रखी है, अच्छा ट्रेजरी स्टॉक की वैल्यूएशन इसने एट कॉस्ट पे कर रखी है, मतलब कैसे पता चलेगा, ये सब इसको दिखेगा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और उसका रेलेवेंट एएससी लिखा जाता है। ठीक है, तो अलग से इसको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं माना गया, क्योंकि कोई अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी ना बनती है, ये तो नोट्स है। जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसका एक नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिख देते हो। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो पैरेंथेसिस होती है और एक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस पर आऊंगा थोड़ा डिटेल में, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, पैरेंथेसिस मतलब एक छोटी सी एक दो लाइन के अंदर आपने चीज एक एक्सप्लेन कर दी, मतलब आपने बताया भाई साहब ये जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देख रहे हो ना, इसके अंदर इसका मतलब ऐसा है, कहीं आप गलत इंटरप्रेट मत कर दो। मतलब यूजर को बताना चाहते हो कि भाई साहब हमने इस चीज को ऐसे रिकॉग्नाइज करा, तो आप इसको ऐसे समझना, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो आप वहां पे एक दो लाइन लिख दोगे, उसको पैरेंथेसिस बोल देते हैं।
लेकिन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर डिटेल्ड देन पैरेंथेसिस, उसमें आप और ज्यादा डिटेल लिखते हो, एक रेलेवेंट एएससी भी लिखते हो, उसका हर चीज लिखते हो, ठीक है। तो ये है, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। तो यूएस गैप ने इसको क्या है, इसको रिकॉग्नाइज मतलब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं डाला, उनके हिसाब से 5 ही होती है, और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चिपकी हुई होती है ना, चिपकी हुई होती है इसके साथ। तो मैं आपको इसके साथ ही पढ़ा दूंगा, इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी के साथ ही, ठीक है। हाँ, जब आप आईएफआरएस पढ़ेंगे, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे हम अलग से इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से मानते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ये क्या है, क्यों बनती है, क्या मतलब सर कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि मतलब क्या नीड पड़ रहा है, सीधी बात। मैं देखो आपको जब भी कोई स्टेटमेंट बनाता हूँ, कोई भी मैं आपको अभी फाइनेंशियल, अभी हमने अपना बैलेंस शीट खत्म कर लिया है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अपना स्टेटमेंट ऑफ इनकम, इनकम स्टेटमेंट खत्म कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने खत्म कर दिया। मैंने आपको इन तीनों को जब भी पढ़ाया, मैंने आपको इसका एक लॉजिक बताया कि एक्चुअली हम ये बनाते क्यों। मैंने आपको बैलेंस शीट का समझाया था, इसका मैंने आपको समझाया, अब इसका भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है इसका लॉजिक। इसका लॉजिक ये है कि भाई साहब, पिछले साल आपने बैलेंस शीट खोल के देखी, बैलेंस शीट पिछले साल की, आपने पिछले साल की 2024 की बैलेंस शीट खोल के देखी, और इस साल की बैलेंस शीट आपने 2024-25 में खोल के देखी, आपको पता है यहां पे इक्विटी बनती है, इक्विटी होता है। मान के चलो पिछले साल इक्विटी का $1 लाख का बैलेंस था, $1 लाख। अब इस साल भी बैलेंस शीट बनाई, इक्विटी यहां भी बनाओगे आप, और लेकिन यहां पे $1.5 लाख का बैलेंस है। अब समस्या क्या थी, हमको ये देखना था, क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होती हैं, लोग कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो क्या है, कंपनी भी तो एक इंटरनल यूजर ही तो है, वो भी तो कंपेयर करेगी। उसने इस साल की जब बैलेंस शीट बनाई, उसने पाया कि भाई साहब इक्विटी मतलब मालिकों का कितना पैसा है टोटल धंधे के अंदर। इक्विटी कौन होता है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट जब समझाई थी इन डिटेल समझा दिया, अभी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्या है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप मेरे पास लेक्चर्स देख के आइए। देखिए आपको मेरे जो लेक्चर है वो आपको सिक्वेंशियल वाइज में देखने पड़ेंगे। इन सबके बेसिक कंपोनेंट सारे बैलेंस शीट के मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल समझा चुका हूं। इक्विटी कुछ नहीं होता है, एक वर्ड में, एक लाइन में बोलूं तो इक्विटी मतलब कंपनी के मालिक, असली कंपनी के जो मालिक होते हैं, मतलब जिन्होंने अपना पैसा कंपनी में डाला हुआ हो, सीधी बात है, शेयर होल्डर्स हो गए, है ना, सीधी बात। तो इक्विटी का बैलेंस 1.5 लाख है, तो इसके मायने ये है कि कंपनी के मालिकों का इस धंधे में कितना पैसा डाला हुआ है, कंपनी के मालिकों का कितना पैसा डाला हुआ है, 1.5 लाख। अब धंधे के अंदर सिर्फ मालिकों का पैसा थोड़ी ना डाला होता है, कोई और भी होते हैं, कौन, बाहर वाले, एक्सटर्नल वाले, डेट, सीधी बात है, वो भी तो है जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा डाला है। नो डाउट उन्होंने ओनरशिप नहीं ली हुई, लेकिन पैसा तो उनका डाला हुआ है ना। हाँ, तो ठीक है, अभी हम वहां भी नहीं जा रहे। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता था, $1.5 लाख इसका इक्विटी का मतलब ये है कि कंपनी को का मालिकों का टोटल कितना पैसा इस धंधे में डाला हुआ है, 1.5 लाख। अब यही जब मालिक ने पिछले साल कंपेयर करा इस इक्विटी के बैलेंस को, तो उसने पाया कि पिछले साल तो $1 लाख था, मतलब पिछले साल मालिकों को कितना पैसा डाला हुआ था, $1 लाख। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि मालिकों को अगर पैसा देना पड़ा धंधे को, मतलब अगर इस धंधे को मालिकों को पैसा देना पड़ा, तो ये कितना देगी इस साल, 1.5 लाख देना पड़ेगा। अरे अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई, वाइंड अप हो गई, सब खत्म वगैरह हो गया, और अब मालिकों को पैसा देना पड़ेगा, तो मालिकों को कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, 1.5 लाख। 1.5 लाख ही तो देगी, अगर 1.5 लाख धंधे पे फंसा हुआ है तो 1.5 लाख ही तो देना है, ठीक है। और पिछले साल कितना देना था, $1 लाख। अब आपको ये बात समझ नहीं आई, भाई साहब पिछले साल $1 लाख था, मालिकों का पैसा फंसा हो, इस साल 1.5 लाख है, ये $50,000 एक्स्ट्रा कहां से आ गए। बहुत ही सिंपल है बेटा, इसके बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, आप खुद दिमाग लगाओ ना, तो किताबें छोड़ो, ये तो आप खुद ही सोच लो। अरे बेसिक तो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, एडिशनल एडिशनल कैपिटल ले आए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस पढ़ा था ना। हाँ, अरे 50,000 एक्स्ट्रा आप कैपिटल ले आए होगे, आपको पहले पिछले साल $1 लाख थे पिछले साल $1 लाख थी। अब आपने देखा यार धंधा थोड़ा क्या है, स्लो सा चल रहा है ना, आपने कहा यार पैसों की थोड़ी जरूरत होगी, और धंधे के अंदर पैसा डालना पड़ेगा, है ना, थोड़े ऑपरेशंस बढ़ाने की आपने सोचे होंगे, तो आपने कहा ठीक है, तो आप 50,000 घर से और उठा के ले, तो कैपिटल बढ़ नहीं जाएगी आपकी, एक तो ये है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बहुत ही सोल प्रोप्राइटरशिप लेवल पर पढ़ा दिया। कंपनी में क्या होता है, जब वो पैसा लेके आते हैं तो क्या मतलब शेयर इश्यू कर दिए, मालिक तो होते हैं, वो भी शेयर होल्डर्स भी तो मालिक ही होते हैं तो उसने क्या करा, $50,000 के शेयर इश्यू कर दिए। तो इससे क्या होगा, $50,000 के शेयर इशू कर दी, तो $50,000 शेयर होल्डर से पैसा मिल गया होगा, तो $50,000 से आपकी इक्विटी बढ़ गई। तो ये भी तो होता है, मतलब सीधी सीधी बात, हम अब क्योंकि
अब एडवांस लेवल पे आ गए, अब वो बच्चों वाला नहीं कर रहे कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस वगैरह, वो सब नहीं, शेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब आपने मार्केट में शेयर्स इशू कर दिए। तो इशुएंस ऑफ स्टॉक इज वन ऑफ द रीजन टू इंक्रीज इक्विटी बैलेंस, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, अरे इक्विटी बढ़ने के एक और तरीके होते हैं, क्या होते हैं, प्रॉफिट भी तो होते हैं। आपने पिछले साल $1 लाख कमाया, ओपनिंग इक्विटी का बैलेंस कितना था, $1 लाख। अब इस साल आपने प्रॉफिट कमाया होगा, सोचो इस साल आपने $50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, इस साल आपने $50,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब आपको ये पता है क्यों, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंट्स, आपने बीकॉम ग्रेजुएट हर जगह पढ़ा हुआ है, आपको पता है जैसे ही आप प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट को आप क्या करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे। याद है वो बचपन के दिन जब आप कैपिटल बनाते थे, है ना, इसमें आपका प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट पीएनएल से उठा के अब इसमें ऐड कर देते थे, लेस अगर होती थी कोई ड्रॉइंग्स माइनस कर देते थे। वही इसका लॉजिक कभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कैपिटल में प्रॉफिट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट किसका है, मालिकों का, और मालिकों को जब भी धंधा देता है कैश में नहीं देता, कैपिटल बढ़ा देता है। मैंने आपको ऑलरेडी ही बोला था कि मालिकों के बीच में और धंधे के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो लेन देन में नहीं होती, कैश में नहीं होता। कैश जो होता है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है, उनको देने के लिए। मालिकों और धंधे के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैपिटल के बीच में होती है। अरे जब मालिक ने अपना खाता खुलवा रखा है ना, तो उसके बीच में ट्रांजैक्शन होती है। जैसे आपकी और बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो आपके अकाउंट के बीच में होगी, जो आपने अकाउंट खुलवा रखा है, फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट, बिजनेस हो तो करंट अकाउंट, उसके बीच में तो होगी। ऐसे ही जब मालिकों ने अपना कैपिटल अकाउंट, इक्विटी अकाउंट धंधे में खुलवा रखा है, तो धंधा और मालिकों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होगी, सेटलिंग होगी, एडजस्टमेंट होगी, वो सब कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। तो ये धंधे ने प्रॉफिट कमा लिया। अभी प्रॉफिट किसका है, कौन खाएगा इस प्रॉफिट को, मालिक लोग ही तो खाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो धंधा है कैश में से निकाल के कैश दे देगा इन सब मालिकों को, नहीं, इनकी कैपिटल बढ़ा देगा। ये ले भाई तेरी कैपिटल बढ़ा दी, कैपिटल बढ़ गई, इसलिए कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। खैर इन डिटेल लॉजिक इसमें आपको और मैं बता चुका हूं अपने शुरू के लेक्चर्स में, ठीक है। तो इनकी कैपिटल बढ़ा देता है ये, ओके। तो एक रीजन यही तो है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। देखिए अब हम नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, मैं क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहा हूं। अब हम क्योंकि एडवांस में आ गए, एडवांस में चीजें वही रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। अब क्या है, आपने धंधे से प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आप एकदम से प्रॉफिट को बेटा ऐसे नहीं डाल देते कैपिटल इक्विटी में ऐड कर दिया, ऐसे नहीं होता। आप क्या करते, पहले उस प्रॉफिट को लेते हो और जोड़ के रख लेते हो। कंपनी क्या करती है, जैसे प्रॉफिट आ जाती है ना, ऐसे नहीं करती बांट रहे, नहीं नहीं नहीं, बांट नहीं दे, हम उसको पहले जोड़ के रख लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के लिए हमने एक रिजर्व बनाया होता है, मतलब उसको हमने रिटेन कर लिया होता है अपने पास, और उसको हम नाम रख देते हैं रिटेन अर्निंग। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट आता है उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हो, तो इसकी जो एंट्री बनती है नेट प्रॉफिट अकाउंट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स, ओके। तो ये आपका मेरा जो टॉपिक था मुझे आपको बताना था, ये इसकी ट्रांसफरिंग एंट्री होती है जब आप प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग्स में डाल रहे होते हैं। मुझे ये आपको नहीं बताना और ना ही आपके सिलेबस में, ये सीपीएल लेवल का ट्रांसफरिंग एंट्रीज वगैरह होती है, लेकिन अकाउंटिंग से मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ओके। बात है मेरी बड़े ध्यान से सुनी बेटा। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया, लेकिन इसकी अगर जो हम नाम लिखते हैं वो रिटेन अर्निंग्स लिखते हैं। तो जब भी बेटा आप रिटेन अर्निंग्स हम दिखे, अगर आपको कभी भी रिटेन अर्निंग्स दिखे तो समझ जाना ये मतलब एक्यूमुलेटेड सारा प्रॉफिट है, मतलब अब तक का जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उनको जोड़ के रख रही है। तो इस साल का भी जो प्रॉफिट है उसको इस रिटेन अर्निंग के जाके जोड़ के रख देगी। जैसे आपके पापा की सैलरी आती है, आपकी मम्मी क्या करती है, उस सैलरी में कुछ पैसा जोड़ के रख लेती है। तो वो जो एक एक्यूमुलेटेड जहां भी वो रखती है, जहां सारा सारा पैसा जोड़ के, वही है सारा, वैसी कंपनी भी जोड़ के रखती है। क्योंकि इस रिटेन्ड अर्निंग को आगे कंपनी किसी सस्टेनेबिलिटी के लिए सस्टेनेबल कर दिया है ना अपने आप को, आगे हो सकता है पैसे की जरूरत आ जाए तो इस रिटेन अर्निंग के पैसे को यूज करेगी और इसी में से आगे अगर कभी डिविडेंड होगा तो पे करेगी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रीजन है रिटेन अर्निंग्स, एक और रीजन है क्या, एपीआईसी। देखिए ये नाम आपने अगर देखिए यूएस कोर्सेज पढ़ रहे तो सुना होगा, अपने इंडियन में आप ही थोड़ा कम ही सुनते हैं इसका। आपने इसकी जगह एक इंडिया में अगर आपने देखा होगा, इसका एक नाम हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए कंपनी लेवल पे तो सुन ही लेते हैं आप, मैं थोड़ा बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं। अगर आप ग्रेजुएट में हो, ग्रेजुएट तक हो, तो आपने शायद ये नाम कम ही सुना हो। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर कर रहे हो, जैसे सीए हो गया आपका या सीए में हो गया, वहां आपने शायद ये सुन लिया होगा। लेकिन इसकी जगह जो हम अपने इंडिया लेवल पे नाम यूज करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कुछ कुछ ऐसा ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम। बाद में इसी सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करते थे, रिटेन अर्निंग्स में डाल के रख देते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते, हर जगह नहीं करते, इसके रीजंस पे नहीं जा रहे। तो आपको बस मैं बता रहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसको हम यहाँ पे बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, अमेरिका में वहां पे हम उसको एपीआईसी एडिशनल पेड इन कैपिटल बोलते हैं। ये होता क्या है मैं बता देता हूं।
इसकी बढ़िया बेटा, ये वैसा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इसकी जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट वगैरह बहुत अच्छा होता है वो, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, सीपीए में। एपीआईसी मतलब एडिशनल पेड इन कैपिटल। इसका मतलब जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो आपको पता है वो हमेशा उसका एक पार वैल्यू तो होता है। जैसे कंपनी ने एक शेयर इशू करा $100, उसकी सोचो पार वैल्यू है, मान के चल लेते हैं $100 एक पार वैल्यू है ना। मतलब जब इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है मार्केट, मतलब कंपनी के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो $100 है, लेकिन बेटा मार्केट में लेकिन जब सब्सक्राइब करा, सब्सक्रिप्शन इतनी आ गई बेटा, प्रीमियम बेटा शेयर होल्डर ने ज्यादा ही पैसा दे दिया इसके, सोचो $20 ज्यादा दे दिए, मतलब $100 तो आपको मिल गया, $20 और मिल गया, तो ये जो $20 एक्स्ट्रा आया ये आपका चले जाएगा एपीआईसी के अंदर। $100 आपका जाएगा इक्विटी के अंदर, शेयर होल्डर इक्विटी बैलेंस के अंदर। ये $20 लेकिन इक्विटी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी ने $20 थोड़ी ना मांगे थे, कंपनी ने $100 मांगे थे, ये शेयर होल्डर ही पागल हो गए देने के लिए। पता है क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, कंपनी ने शेयर मार्केट में निकाले, पागल होते हैं लोग इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री सोचो, एक एआई इंडस्ट्री है, अगर आज वो एक शेयर निकाल लो, उसकी कुछ कुछ हालत ऐसी है आज के टाइम पे बेटा, देखा जाए तो कंपनी जब भी शेयर इश्यू करती है, अगर उसकी मार्केट में डिमांड बहुत है, क्योंकि हम लोगों को पता है, जैसे शेयर होल्डर को पता है अगर हमने ये शेयर खरीद लिया तो इसका मार्केट प्राइस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, तो हम अभी खरीदने के लिए रेडी हैं। लेकिन क्या है, कंपनी तो लिमिटेड शेयर निकालेगी ना, क्योंकि उस बेचारे की तो अपनी ऑथराइज कैपिटल होती है, जो उसको एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने दी हुई है, वो तो उस बेचारे को उसके अंदर अंदर निकालेगी। लेकिन लोग शेयर होल्डर पागल है, सोचो कंपनी ने निकाले $50,000, 50,000 शेयर, लोग हैं 1 लाख शेयर, 1 लाख खरीदने वाले, तो भाई साहब लोग पागल हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं भाई साहब कोई नहीं, हम $20 एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन हमको ये शेयर दे दो, क्योंकि एक बार हमको शेयर मिल जाएगा, हमको पता है इसका मार्केट प्राइस, आज हमें लागत पड़ेगी $120 की, लेकिन इसका प्राइस हो जाएगा $300 तुरंत। तो इसमें लोग पागल हो जाते हैं खरीदने के लिए। लेकिन कंपनी ने कितने मांगे थे? कंपनी ने तो बेटा $100 ही मांगे थे ना। अब कंपनी को $20 एक्स्ट्रा मिल गए तो कंपनी क्या करे? कंपनी को भाई साहब $20 मिल गया, कंपनी तो कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो ये $100 तो लेकिन वहां चले जाएगा इक्विटी के अंदर, लेकिन ये $20 तो एक्स्ट्रा है ना बेटा, ये इक्विटी के अंदर नहीं जाएगा। मतलब वो जो शेयर होल्डर से जो पैसा लिया था ये वहां नहीं जाएगा, इसको कहीं और डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा है। तो इसका एक नाम रख दिया एपीआईसी, एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये जो $100 है ये तो पेड इन कैपिटल के अंदर जाएगा, पेड इन कैपिटल। बेटा ये सब चीजें होती हैं, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर, आपके सिलेबस में है ही नहीं इसकी एंट्रीज वगैरह, ठीक है, तो मुझे आपको कोई सेंस भी नहीं बनता बताने। तो पेड इन कैपिटल होता है। खैर अभी हमारा, आप टेंशन मत करो बेटा, टॉपिक अभी आगे जब हम आएंगे तो हमारे ये इन डिटेल वैसे आएगा फिर से ये टॉपिक, वहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, एंट्रीज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पेड इन कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है ना, पार्शियली पेड इन कैपिटल, फुली पेड इन कैपिटल, ये सब मैं आपको बताऊंगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं, आपके पेपर में इतना टेस्ट भी नहीं होता है। एपीआईसी तो एक तो होता पेड इन कैपिटल, पेड इन कैपिटल कंपनी ने जितने मांगे थे उतने मिल गए, $100 पेड इन कैपिटल में डाल दें, क्योंकि उतनी कैपिटल पेड हो गई। लेकिन एक और होता है पेड इन से कुछ एडिशनल मतलब एडिशनल मिल गया आपको पेड इन से ज्यादा, कितना? $20। अभी इस $20 को कंपनी इसके अंदर डाल देगी, लेकिन ये $20 एक्स्ट्रा तो दे दिया कंपनी को, लेकिन ये है किसका? मालिकों को ही तो है। अरे कंपनी जब लोगों ने कंपनी को $20 एक्स्ट्रा दे दिया तो है तो मालिकों को ही पैसा ना, एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो कंपनी का है, कंपनी मतलब मालिकों का। और अब जब ये भी बन गए शेयर होल्डर, ये भी तो मालिक है, तो ये भी तो इस पैसे के हकदार है, इसलिए ये भी इक्विटी में ऐड हो जाता है। नहीं समझ में आया? अरे ये $20 एक्स्ट्रा मिल गया, किसका है? कंपनी का। कंपनी मतलब किसका? मालिकों का। अब जब ये शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर खरीदा वो भी कंपनी के मालिक बन गए, तो अब तो वो भी मालिक बन गए, तो बेटा वो भी तो इसको अपना शेयर लेंगे, तो सीधी बात है एपीआईसी भी इक्विटी में ऐड होता है, ठीक है। तो ये तो बेटा मैंने आपको कुछ रीजंस बताए, ये तो मैंने आपको कुछ रीजंस बताया ऐड होने के, ऐसे डिक्रीज होने के भी रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नहीं करना बेटा, इनको ऑपोजिट कर देना, जैसे नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस, अगर लॉस हो गया तो भाई साहब इक्विटी आपकी गिर जाएगी ना, सीधी बात है, क्योंकि आपने जो रिटेन अर्निंग्स में पैसा डाला हुआ है, अब आपको घाटा आ गया तो आपका रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस कम हो जाएगा, तो इक्विटी आपकी कम हो जाएगी, सीधी बात है। दूसरा, एपीआईसी तो ठीक है, ओसीआई बेटा, ओसीआई में हमेशा थोड़ी ना आपको इनकम ही इनकम हो गया, हो सकता है लॉस हो गया ओसीआई के अंदर, है ना, एक ओसीआई भी तो होता है, मैंने आपको बताया था, ऐड हो सकता है, वो लेस भी हो सकता है ना, रिटेन अर्निंग्स प्लस माइनस दोनों हो सकता है। एडिशनल पेड इन कैपिटल तो बेटा प्लस ही होगा, है ना, लेकिन इसमें भी कुछ कैच है, अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो या इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करो वो अलग बात है, ठीक है। ट्रेजरी स्टॉक बेटा एक और होता है माइनस एंगल वाला, ये हमेशा माइनस ही होता है। एक और होता है बेटा ड्रॉइंग्स, कैपिटल विड्रॉइंग जिसको आप बोलते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर एक बच्चे को पता है। ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल ही निकाल के ले गए, इसको बेटा हम ज्यादातर कंपनी के लेवल पे बोलेंगे तो ट्रेजरी स्टॉक ही तो हो गया, बाय बैक,
अरे कंपनी ने जब एक तरीके से शेयर ही परचेज कर लिए, इक्विटी वालों को पैसा उनको वापस दे दिया, तो एक तो हो गया ना, निकाल दिया। ठीक है, तो ट्रेजरी स्टॉक का मतलब क्या होता है? ट्रेजरी स्टॉक एक कंसेप्ट है जो मुझे आपको आगे बताना है, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको वो जानना जरूरी है। इसके कुछ तरीके होते हैं वैल्यूएशन करने के भी। ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? ट्रेजरी स्टॉक में बता देता हूं। ट्रेजरी स्टॉक ये होता है अगर कंपनी की मार्केट में 1000 शेयर घूम रहे हैं, मतलब 1000 मालिक है, कंपनी ने सोचा मार्केट में 1000 शेयर इश्यू करके हैं, इसका मतलब 1000 मालिक है ना। ठीक है, कंपनी ने देखा यार मार्केट में 1000 शेयर कुछ ज्यादा ही निकल गए, एक काम करते 200 बायबैक कर लेता हूं, तो 200 दोबारा खरीद लिए। अच्छा, ये जो 200 बायबैक कर लिए, तो अब मार्केट में कितने मार्केट में शेयर घूम रहे हैं? फ्री फ्लोट अब कितने हो रहे हैं? 800। कैसे? क्योंकि पहले 1000 थे, कंपनी ने 200 उठा लिए। ये 200 का कैसे उठाएगी? कंपनी उनका पैसा वापस कर देगी इक्विटी वालों का, ये लो पकड़ो। और इनके फिर क्या होगा? इक्विटी का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 1000 थे, अब 800 हो गए, तो 200 माइनस हो गया ना, इसलिए ये माइनस होता है। अच्छा, ये कंपनी क्या करती है? इनको कैंसिल नहीं करती, फाड़ के नहीं फेंक देती, मतलब ये 200 शेयर ले ली, उनका शेयर सर्टिफिकेट ले लेगी और शेयर सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देगी, नहीं। शेयर सर्टिफिकेट लेती है, तिजोरी में डाल के अपनी ट्रेजरी के अंदर रख लेती है। ट्रेजरी के अंदर क्यों रखती है कंपनी अंदर? इससे इक्विटी का बैलेंस कम हो जाएगा। अरे इक्विटी का तो बैलेंस कम हो ही जाएगा ना, क्योंकि कंपनी ने वो तो शेयर खरीद लिए। कंपनी ने तो बेटा शेयर खरीद लिए ना, क्योंकि आप पहले 1000 थे, अब 200 अब पहले 1000 थे, अब 200 दोबारा खरीद लिए, बायबैक कर लिए, तो 800 है। लेकिन वो जो बायबैक करे हैं, वो 200 शेयर को फाड़ के नहीं रख देती कि कैंसिल कर दिया, अब हो गया ये, नहीं अब नहीं कर, नहीं, इनको अपनी तिजोरी के अंदर रख देती है, क्योंकि कंपनी सोचती है आगे इनको दोबारा री इशू करूंगी, या एज अ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देने के लिए यूज करती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है बेटा? अब देखिए, ये जब मैं आपको पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाना है डायल्यूटेड डीपीएस में। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ये होता है कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज को स्टॉक देती है मार्केट प्राइस से थोड़े कम पे। मतलब अगर सोचो एक रिलायंस का शेयर, अगर सोचो रिलायंस छोड़ो, कोई भी कंपनी का जो शेयर है, सोचो उसका मार्केट में प्राइस $300 चल रहा है, लेकिन कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, कौन ऐसे ही नहीं जो नए नए एम्प्लॉय, ऐसे नहीं, एक अच्छा खासा जिन्होंने कंपनी को अपना अच्छा खासा टेन्योर डेडिकेट कर दिए, उन लोगों को कंपनी क्या करती है? सोचो अगर मार्केट में $300 चल रही है, तो उनको 200 या 250 के अंदर दे देगी स्टॉक। इसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इसके तरीके होते हैं, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, तो भाई साहब वो शेयर देने पड़ेंगे, तो कंपनी कहां से देती है? वो ट्रेजरी स्टॉक से निकाल के दे देगी उनको। तो एक ये रीजन होते हैं, दोबारा इश्यू कर देगी, इन सब पर्पसेस के लिए होता है, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको बेटा रीजंस बताए जिनकी वजह से आपका क्या कहते हैं, ये इक्विटी बैलेंस इफेक्ट होता है। बेटा आ जाइए, मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को देख के हम चीजें अपनी समझेंगे। एक चीज तो मैं रहेगा बेटा, प्रेफरेंस स्टॉक। क्या है प्रेफरेंस स्टॉक? बहुत ही रेयर होता है, कंपनी इशू करती है ना, बहुत कम होते हैं, इसलिए। लेकिन प्रेफरेंस स्टॉक भी तो है, अरे है तो वो भी इक्विटी प्रेफरेंस स्टॉक ही, शेयर होल्डर्स तो ये भी है ना बेटा, चाहे कंपनी के मालिक नहीं है, लेकिन उन्होंने कंपनी को अपना पैसा तो दे रखा है ना, तो मालिक तो ये भी है। क्योंकि ये क्यों मालिक है? क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा तो इनको देना पड़ता है। अरे जो जो प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं वही तो मालिक होते हैं। क्यों हम डेट वालों को मालिक नहीं बोलते? क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं लेते, वो इंटरेस्ट ले लेते हैं। मालिकों में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं, दूसरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो नहीं लेंगे। डेट वालों में बेटा अगर आप घाटे में आ गए ना, वो तब भी अपना ब्याज लेंगे, चाहे वो आपका कुछ भी उठा के ले जाए, आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, वो आपकी एसेट जो कोलेटरल पे उसको लिक्विड करके अपनी ब्याज की पेमेंट ले लेंगे। बहुत तरीके चक्कर होते हैं रेट के, तो इसलिए प्रेफरेंस स्टॉक भी तो मालिक है, इसलिए इक्विटी के अंदर इनको लिखा जाता है। एडिशनल ट्रेडिंग कैपिटल मैंने आपको बता दिया है, कॉमन स्टॉक मैंने आपको बता दिया, कॉमन स्टॉक, रेफरेंस स्टॉक, कॉमन स्टॉक असली मालिक होते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस वालों में क्या होता है बेटा? ये प्रेफरेंस लेते हैं हर चीज में, मतलब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंस इनको मिलेगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इनको डिविडेंड दे दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी जब लिक्विडेट हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, तो जब भी लिक्विडेशन होगी, मालिकों को देने की पेमेंट की बारी आएगी, तो सबसे पहले पेमेंट इन्हीं को देनी जाएगी, प्रेफरेंस इनको मिलेगी, फिर कॉमन स्टॉक को। कॉमन स्टॉक एक्चुअली असली मालिक होते हैं। प्रेफरेंस शेयर स्टॉक के पास कोई डिसीजन पावर नहीं होती, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस स्टॉक वगैरह वो सब अलग कंसेप्ट है बेटा, वो आपको वहां नहीं जाना। कॉमन स्टॉक ही असली मालिक होते हैं, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट होती है, डिसीजन पावर होती है, हर चीज ये कर सकते हैं। ठीक है, असली मालिक यही होते हैं। ये प्रेफरेंस स्टॉक बस नाम के मालिक हैं, टैग लगा रखा है मालिक पे, लेकिन ये होते नकली मालिक है, इनके पास कोई पावर नहीं होती। अगर आप कल किसी कंपनी के 100% प्रेफरेंस शेयर भी खरीद लो ना, आप उस कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। मैं बता रहा हूं, आप चाहे उसके 100% क्यों ना खरीद लो, नहीं बन सकते। कॉमन स्टॉक के खरीदोगे तो बन जाओगे। तो ये है पार्ट 2 सेक्शन बी के अंदर, खैर इन डिटेल कंसेप्ट है बेटा मेरा वहां पे, ठीक है, वहां पे हमको इन डिटेल बातें चर्चा वहां पे करनी है। रिटेन अर्निंग्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह रिटेन अर्निंग होता है। ट्रेजरी स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, जो कंपनी शेयर अपने बायबैक कर लेती है, इससे क्या होगा? आपका इक्विटी बैलेंस तो घट ही जाएगा।
अच्छा, एक काउंटर इक्विटी अकाउंट होता है ये, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये हम इस पर इन डिटेल अपनी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं ओसीआई के ऊपर, और ये भी मैंने आपको बताया था क्यों इसको हम दिखाते हैं इक्विटी के अंदर। आपको ऑलरेडी इन डिटेल लॉजिक बता दिया था इसका मैंने, ठीक है। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या है, मतलब इसको हम क्यों दिखाते हैं, ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल समझा चुका हूं। अब थोड़ा इसका रीडिंग कर लेते हैं। मैंने आपको यही बताया, जो मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं बेटा, वो हिंदी लैंग्वेज में कर रहा हूं, लेकिन टेक्निकल नॉलेज पढ़ना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में जब ऐसे लिख के आओगे, मैंने जो हिंदी में लेक्चर दिया था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके थोड़ी ना लिख के आओगे। एक एग्जामिनर बेटा टेक्निकल वर्ड ढूंढता है, अगर आप वो वर्ड लिख दोगे उसको बोल्ड करके आ जाओगे तो वो पूरा पढ़ेगा नहीं, वो समझ जाएगा इसको ये चीज पता ऑलरेडी, ठीक है। तो अब एक बार जो मैंने सब समझा तो दिया, लेकिन अब इसकी थोड़ी टेक्निकल नॉलेज पढ़े। Preference stock, a special ownership stake in the company that provide holders with a higher claim on company's earning than the common stock holders. Obviously, क्योंकि ये पहले ले लेते हैं ना, they have a higher claim to the dividends or asset distribution. Companies report preference stock at par value, ठीक है, par value पे ही दिखाते हैं, सारे par value पे, बेटा कॉमन स्टॉक भी तो par value पे दिखाते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है उसको कहां दिखाएंगे, एडिशनल ट्रेडिंग कैपिटल पे, which is issue or redeemable amount. Preference stock have no voting rights in the company, ये हमको पता है। This type of stock appeals to the investor who desires stability and predictability in the future dividend. ये जनरली वही होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, ये वो लोग होते हैं बेटा जिन्होंने अपने रिस्क के साथ बार्गेन कर लिया, नेगोशिएशन कर लिया, या टर्म्स में आ गए कंपनी के साथ। वो कह रहा है भाई साहब हम मालिक हैं, लेकिन हम मालिक जैसा रिस्क अज्यूम नहीं कर सकते। बेटा कंपनी और एम्प्लॉय में फर्क है। एम्प्लॉय नो डाउट मेहनत करता है, हर चीज है, और आजकल थोड़ा हो भी रहा होगा टॉक्सिक, लेकिन जिस स्ट्रेस लेवल एक मालिक लेता है बेटा, वो आप अज्यूम नहीं कर सकते। जो क्रेडिट रिस्क वो ले रहा है, जो इंटरनेशनल जियो रिलेशंस वो ले रहा है, पॉलिसीज कर रहा है बेटा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है मालिकों का, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कह रहा है भाई साहब हम पैसा दे देंगे, मालिक बन जाएंगे, लेकिन हम ये मालिकों वाला रिस्क नहीं ले सकते, स्ट्रेस नहीं ले सकते। भाई साहब मालिकों क्या, उनका लॉस हो जाएगा, उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और कभी प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया, तो बहुत दिक्कत है। हमको भाई साहब एक फिक्स डिविडेंड दे दो, क्योंकि हमको घर भी चलाना है, बच्चों की फीस देनी है, हर चीज है, एक स्टेबिलिटी चाहिए। इसलिए इसलिए ये कहते हैं भाई साहब हम प्रेफरेंस बन जाएंगे, हमको रिस्क कम चलेगा, तो क्योंकि अपने रिस्क के साथ कम कर ले, वो क्या कहते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं, टर्म्स पे आ जाते हैं कि भाई साहब हमको रिस्क कम चाहिए, तो बट ऑब्वियसली बेटा जहां रिस्क कम है तो वहां पे रिटर्न भी कम है, ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है। इसलिए इनको कॉमन स्टॉक से थोड़ा रिटर्न कम मिलता है, लेकिन एक फिक्स रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर लॉस आ जाएगा तो बेटा कुछ भी नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि है तो मालिक ही ना, मालिकों को मिलेगा तभी जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी, stockholder possessing voting rights about company decision such as electing a board of directors and voting on policies. Common stockholders can earn more than the preference stockholder, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, but are also the lowest priority claim on a company's assets. मैंने आपको बताया था जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, जब कंपनी का दिवालिया निकल गया, तो पता है कंपनी ऑब्वियसली अपना पैसा वैसा जिसने पैसा दिया था उनको पैसा वापस करती है, तो लास्ट में सबसे बारी आएगी कॉमन स्टॉक वालों की, सब, क्योंकि सब पहले इनसे पहले प्रेफरेंस वाले आ जाएंगे, क्योंकि उनको प्रेफरेंस देनी है, हर चीज में प्रेफरेंस उन्हीं को देनी है। ये भी हो सकता है बेटा इनको कुछ मिले भी ना, जीरो मिले, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं का तो है, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा पैसे डूबने के चांसेस किसके हैं, इन्हीं के ही है। बाई चांस कंपनी लिक्विडेट हो गई, इनको तो चांसेस है $0, और ये कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि होते ही मालिक है ना, मालिकों वाली बातें है ना, कुछ नहीं मिले पहले दूसरों को देना पड़ेगा, सीधी बात है। जैसे आपने घर में गेस्ट बुलाया, खाना कम पड़ गया, तो भाई साहब आप खुद नहीं खाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप होस्ट हो, आप खा दोगे, अरे पहले दूसरे बाहर वाले को खिलाओगे, इसलिए, ठीक है। इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉमन स्टॉक होल्डर विल गेट पेड आफ्टर प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर, ऑब्वियसली बेटा ये इन बेचारों का है, इसलिए इनका सबसे ज्यादा रिस्क है, इसलिए इनका रिटर्न भी नेक्स्ट लेवल है बेटा। इन सबसे जितने भी माल में घूम रहे हैं ना, मामले वाले, जितने भी डेट वाले आ गए या प्रेफरेंस वाले आ गए, सबसे ज्यादा बेटा रिस्क इन्हीं का ही है, तो इसलिए रिटर्न भी इन्हीं का ही ज्यादा। आपको पता है इनकी ग्रोथ आप देख ही सकते हो कितनी कितनी होती है। एडिशनल ट्रेडिंग कैपिटल often consolidated with the common stock line, है ना, कॉमन स्टॉक के साथ ही लिख देते हैं इन द फाइनेंशियल मॉडल। एपीआईसी डिपेक्ट्स द एक्सेस अमाउंट दैट द इन्वेस्टर हैव पेड फॉर द स्टॉक इशुएंस ओवर द स्टेटेड वैल्यू, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। रिटेन्ड अर्निंग्स, द रिटेन्ड अर्निंग्स लाइन रिप्रेजेंट्स अ कंपनी एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स टू डेट, मतलब अब तक कितना एक्यूमुलेट करके रख लिया है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, सीधा प्रॉफिट आती है बांटती नहीं है, उसको पहले जोड़ के रख लेती है, which were kept by the company for reinvestment, that is working capital and capital expenditures, rather than distributing those profit to the shareholder in the form of dividends. प्रॉफिट ऐसे नहीं देती, अच्छा डिविडेंड भी जब बांटेगी तो यहां से दे देगी, ठीक है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम,
द ओसीआर रिकॉर्ड्स द एक्यूमुलेटेड रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड गेन्स दैट हैव नॉट बीन रियलाइज्ड, अभी रियलाइज नहीं हुए, मैं आपको ऑलरेडी ओसीआर पढ़ा चुका हूं बेटा, अभी तो ताजा ताजा पढ़ा है, until the activity is formalized, एग्जाम्पल एंड इन्वेस्टमेंट इज लिक्विडेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू कैश, वो अलग मामला, उसके लिए मैंने आपको एक रिक्लासिफाइड एडजस्टमेंट भी बताई थी, द अमाउंट रिमेन्स इन द ओसीआई। ट्रेजरी स्टॉक, शेयर बायबैक्स आर यूज्ड बाय द कंपनी to compensate shareholders. A company's repurchase share are recorded as treasury stock and no longer trading in the open market post buyback, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, जब कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से दोबारा बायबैक कर लेती है तो उसको तिजोरी में डाल के रख लेती है, अब तिजोरी में डाल के रख लिया इसे ट्रेजरी स्टॉक के अंदर दिखाती है। अच्छा, ट्रेजरी स्टॉक के अंदर माइनस करके दिखाती है, कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है ना, इसका डेबिट बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस है ना, इक्विटी को घटा देती है, सीधी बात है। The treasury stock account considered contra equity account that decreases by the amount used to repurchase. आपने ये कैसे दिखाया, एट कॉस्ट दिखाया है ना, बहुत तरीके होते हैं इसके ट्रेजरी स्टॉक के लिए। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एक तो ये बहुत है, मैं आपको ऑलरेडी वैसे समझा चुका हूं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और इस पर मैं अपनी पूरी वीडियो भी मैंने आप पे लेके आया था। एक टॉपिक है बेटा जो बहुत ज्यादा आजकल सीएमए यूएस में पूछा जा रहा है, उस टॉपिक का नाम है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी। अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना तो बहुत कम टेस्ट होता है ये, पास्ट देखें, लेकिन अभी 2 साल के अटेम्प्ट से बहुत पूछा जा रहा है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी। तो अभी इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो में ऊपर लेके आऊंगा, क्योंकि अभी अभी हमारा वो टॉपिक आया नहीं, तो जब ये हमारे सारे कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे तब मैं टॉपिक लेके आऊंगा वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी, और 2 केस स्टडीज के साथ, रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ, वो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं, बहुत ज्यादा लॉजिक में। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कुछ नहीं होता बेटा, क्या होता है जब कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है थ्रू शेयर। सोचो उसके, फॉर एग्जांपल आपको पता है अगर आपको किसी कंपनी को खरीदना है तो आपको उसके एटलीस्ट 51% से ज्यादा शेयर खरीद लेने, या आपने 51% शेयर भी खरीद लिए, आप उसके मालिक बन जाओगे। तो क्या करती है कंपनी जब उसके शेयर खरीद लेती है, कंपनी जब उसके बेटा शेयर्स खरीद लेती है तो क्या करती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, मतलब अपनी तो बैलेंस शीट बनाएगी, उसकी भी तो बैलेंस शीट बनाएगी, क्योंकि वो भी तो उसकी कंपनी है। तो वो क्या करती है, उसकी एसेट्स पूरी की पूरी एज इट इज लिख लेती है, कट कॉपी, मतलब जो भी उस कंपनी की बैलेंस शीट की एसेट है ना, ऐसे कट, कंट्रोल एक्स मारेगी, कट हो गया, और उसको यहां पे अपने कंट्रोल भी कर देगी। लेकिन इससे पता क्या हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगी। हाथापाई कौन सी हो जाएगी, इससे हाथापाई ये हो जाएगी, ये जो उस कंपनी के शेयर होल्डर है वो हाथापाई कर देंगे, वो कह रहे हैं ये कंपनी ने सारी की सारी एसेट्स पे अपना कैसे हक जमा लिया, कैसे हक जमा लिया। अबे ये सोचो, ये कंपनी सिर्फ 51% मालिक है, 51% मालिक है, पेरेंट कंपनी जो होल्डिंग कंपनी वो फिर सिर्फ सोचा 51% मालिक है, लेकिन उसने एसेट 100% की ओनरशिप दिखा रखी है। मैं ऑलरेडी आपको ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा, ठीक है, आपको मेरे लेक्चर्स एक बार वहां पे देखने पड़ेंगे, तभी समझना, अगर आपको समझना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये तो हाथापाई होगी, वो तो गेट पे आ जाएंगे कंपनी के, भाई साहब तू सिर्फ 51% का मालिक है, तूने 100% की ओनरशिप कैसे दिखा दी, सिर्फ 51% की एसेट दिखाना। अब आपने कहा क्या करें यार, तो ठीक करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इसमें से बेटा अपनी 49% माइनस करके दिखा दो, 49% यहाँ पे माइनस करके दिखा दोगे ना, कि भाई साहब देखो 49% माइनस हो गई तो 51%, एक तरीके से 51% है, यहाँ भी 51 होगा तो यहाँ भी 51% होगा। लेकिन बेटा ये अकाउंट्स है या मैथमेटिक्स लगा रखे आपने प्लस माइनस करके, तो क्या करोगे, इसको ऑपोजिट साइड में दिखा दोगे, तो यहाँ पे आप एक ऑपोजिट साइड में 49% लिख दोगे, यहाँ पे 100% लिख दोगे, है ना, क्योंकि एक तरीके से सेम ही तो है, 100% में से 49% माइनस हो जाएगा, आंसर आपका सेम ही तो आएगा। और यहाँ पे आप इसको लिख देते हो, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोलते हैं इसको, या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब भाई साहब 49% पे कंपनी का अभी कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, 49% में हमारा इंटरेस्ट नहीं है कंट्रोलिंग। ये है कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दी, इन डिटेल अगर आपको समझना है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। बेटा इन डिटेल हमने यहाँ पे बात करी, मैंने आज इस लेक्चर में आपको एक ओवरव्यू दिया, ठीक है, ओवरव्यू दिया, समझाया कि क्यों बनता है, क्या है इसका लॉजिक, इसके कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए। अगली क्लास में मैं आपको इसका एक बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनता है और इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप बेटा उसकी रीडिंग एक बार करते रहिए, टेक्निकल नॉलेज आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।